कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो आसमान में उड़ने का सपना देखती थी। उसे एयर होस्टेस बनना था, लेकिन अचानक मुंबई का मशहूर इलाका पवई के एक बंद कमरे में इस लड़की की लाश मिलती है। इसकी खबर बाहर आते ही सनसनी फैल जाती है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंद कमरे में इस लड़की के साथ हुआ क्या था। तो चलिए इस लड़की के मौत के पीछे छुपे राज को एक एक करके पर्दा उठाते हैं। कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू होती है। यहाँ का एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया एक सरकारी इंजीनियर थे जो नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। सबसे छोटी बेटी का नाम रूपल ओगरे था। रूपल की उम्र लगभग 23 साल हो चुकी थी। रूपल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी और वह एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। घर वाले भी उसके सपनों को पूरा करवाने के लिए रूपल की सपोर्ट कर रहे थे। एयर होस्टेस जैसी जॉब के लिए मुंबई एक सबसे अच्छी जगह है, इसलिए अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रूपल कुछ महीने पहले मुंबई में अपना कदम रखती है। हालांकि रूपल की एक कजिन ऑलरेडी मुंबई में रह रही थी जिसका नाम ऐश्वर्या था। वह मुंबई में ही जॉब करती थी, इसलिए रूपल ने अपनी उसी कजिन के साथ ठहरने का फैसला किया। वह मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहती थी। यह दोनों बहनें उस फ्लैट में किराए पर रहा करती थी। रूपल वहां एक प्राइवेट एयरलाइन के अंडर ट्रेनिंग कर रही थी। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद रूपल को आसमान में उड़ना था। रूपल ने 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी। इन 6 महीनों के दौरान वह बीच में छुट्टी नहीं ले सकती थी। समय का कांटा इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच राखी का त्योहार आ जाती है। राखी का त्योहार और अपने निजी काम की वजह से ऐश्वर्या अपने घर रायपुर आ जाती है। उस वक्त रूपल मुंबई के फ्लैट में अकेली होती है क्योंकि वह ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी नहीं ले सकती थी। 3 सितंबर रविवार की सुबह उठकर रूपल करीब 10 बजे के आसपास अपने घर वालों को फोन करती है। उस वक्त ब्रेकफास्ट का समय हो रहा था, तो इसलिए आधी अधूरी बात करके घर वालों ने कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद हम बात करते हैं। उसके बाद करीब 1 बजे के आसपास घर वालों ने फिर से रूपल को फोन किया, लेकिन तब रूपल ने फोन नहीं उठाया। रविवार होने की वजह से घर वाले सोचते हैं कि रूपल सो रही होगी या कुछ काम कर रही होगी। धीरे धीरे दोपहर बीत गई, फिर दोपहर से शाम बीत गई, लेकिन न तो रूपल फोन उठा रही थी और न ही वापस फोन कर रही थी। रूपल ने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया था। जब से रूपल मुंबई गई थी तब से कभी भी फोन करने में इतना वक्त नहीं लगाया था। यह बात घर वालों को पता थी। फिर रूपल के घर वालों ने देर शाम एक और बार फोन किया, फिर भी रूपल ने फोन नहीं उठाया। इसलिए अब घर वालों को चिंता होने लगी। अब क्योंकि ऐश्वर्या मुंबई में पहले रह रही थी, इसलिए घर वालों ने ऐश्वर्या को बोला कि मुंबई में अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसे रूपल का पता करने को बोलो। उसके बाद ऐश्वर्या अपने एक दोस्त को फोन करती है। उसने अपने दोस्त को बोला कि रूपल सुबह से फोन नहीं उठा रही है, इसलिए उसने अपने दोस्त को फ्लैट में जाकर देखने को कहा। उसके बाद उसका दोस्त उनके फ्लैट में जाता है। उस फ्लैट पर जाकर वह डोरबेल बजाता है। बहुत देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह ऐश्वर्या को बताता है कि कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। इसके बारे में वह सोसाइटी मैनेजमेंट को भी खबर देता है। मैनेजमेंट वाले डुप्लीकेट चाबी बनवाकर गेट खोलने का सलाह देते हैं। वह ऐश्वर्या को इस बारे में बताता है। ऐश्वर्या उसे बताती है कि सोसाइटी के बाहर ही डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बैठा रहता है, वहां से जाकर बनवा लो। ऐश्वर्या का वह दोस्त वहां से जाता है और डुप्लीकेट चाबी वाले को बुला कर लाता है। अब चाबी वाले की मदद से दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलते ही दिखता है कि बाथरूम के फर्श पर रूपल पड़ी थी। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। रूपल के जिस्म से भी खून लगभग रिश्ते रिश्ते बंद हो चुका था। गले पर एक तेज कट का निशान था। अब यह मंजर देखकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐश्वर्या का दोस्त फौरन ऐश्वर्या को सारी बात बताता है। खबर सुनते ही रूपल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के लोग फौरन पुलिस को खबर कर देते हैं। मुंबई पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। फोरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ आती है। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस को इतना तो पक्का हो गया था कि सुबह 10:30 बजे तक रूपल जिंदा थी, क्योंकि करीब 10:30 बजे तक रूपल की घर वालों से बात हुई थी। जो भी हुआ वह 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुआ था, क्योंकि वह 1 बजे के बाद से फोन उठाना बंद हो गया था। इस केस की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई और हर एक टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से 10 बजे से लेकर शाम तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया था इसका लिस्ट तैयार किया जाता है।
सीसीटीवी के अलावा पुलिस बाकी चीजों की भी जांच करती है। गेट के एंट्री रजिस्टर की मदद से जो गेस्ट उस वक्त सोसाइटी में आए थे उनका नाम और पता चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि रूपल को बाहर से कोई भी गेस्ट मिलने नहीं आया था। रूपल की बिल्डिंग में उस फ्लैट के इर्द गिर्द से 35 लोगों के गुजरने के सबूत मिले। ये सभी लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस केस की कड़ी को जोड़ सके। अगले दिन से फिर पुलिस की खोज शुरू होती है। अब पुलिस रूपल का कॉल रिकॉर्ड खंगालती है। पुलिस को लगता है कि रूपल की निजी जिंदगी में से कुछ मिल सकता है, परंतु पुलिस को उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच रूपल का भाई मुंबई पहुंच जाता है। पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है, परंतु उससे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस दोबारा से सीसीटीवी की जांच करती है और उन 35 लोगों से भी पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिला। पुलिस को यह भी पता था कि बाहर से कोई नहीं आया था। पुलिस इन सभी सबूतों के दम पर अंदाजा लगाती है कि कातिल अंदर का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन कौन हो सकता है यह ढूंढना बाकी था, क्योंकि उन 35 लोग बेकसूर दिख रहे थे। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि इनमें से ही कोई व्यक्ति हो सकता है। उस फ्लैट के पड़ोसी और उन 35 लोगों को छोड़कर कातिल कौन हो सकता था, इसकी जांच शुरू हुई। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले लोगों के बारे में पूरी लिस्ट मंगवाई गई। पुलिस को लगा कि अगर इनमें से कोई होगा तो वो जरूर गायब होगा। उस लिस्ट में शामिल सभी सफाई कर्मचारी और मेड उपस्थित होते हैं। सोमवार का दिन था और कोई भी गैर हाजिर नहीं था। पुलिस ने सभी कर्मचारियों और मेड से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करते करते पुलिस की नज़र एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी। उससे पूछताछ करते वक्त पुलिस ने देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ ताजे निशान हैं और उसके हाथ पर भी ताजे जख्म थे। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि चोट लग गई थी। उस सफाई कर्मचारी का नाम विक्रम अटवाल था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। पुलिस को पहले तो उस पर शक हुआ, फिर पुलिस ने उसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी पत्नी भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। अब पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने विक्रम अटवाल का रविवार को क्या रूटीन था यह चेक करना शुरू किया। जब सीसीटीवी को दोबारा देखना शुरू किया तो वहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तभी उनको दिखाई दिया कि सुबह 10:30 बजे विक्रम अटवाल अपनी सफाई कर्मचारी वाली वर्दी में रूपल के फ्लैट वाली उस बिल्डिंग की तरफ जाता है। पुलिस ने देखा कि वह करीब 10:30 बजे अंदर गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 1:30 बजे के करीब वह बाहर निकल रहा था। अब सवाल यह था कि इन 2-2.5 घंटों में वह क्या कर रहा था। मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ हुई कि आमतौर पर सफाई में कितना वक्त लगता है, तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 मिनट। कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 2-2.5 घंटे वाली नहीं थी। इसके अलावा भी पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो एक और चीज़ ने चौंकाया। वह यह कि जब वह बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तब उसने सफाई कर्मचारी की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन जब वह 1:30 बजे वापस निकल रहा था तब उसके कपड़े बदले हुए थे। उसने नॉर्मल पैंट शर्ट डाल रखी थी। अब वहां से सोसाइटी के लोगों से पूछा गया कि क्या सफाई करने के बाद कर्मचारी द्वारा बिल्डिंग में ही कपड़े बदल लिए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता, वह यहाँ से अपनी सफाई वाली ड्रेस में ही जाते हैं। अब यह दोनों चीजें पुलिस को खटकने लगी। इसके बाद विक्रम को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरे ही हाथों ही रूपल का कत्ल हुआ है। पुलिस ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वह उनके फ्लैट में सफाई करने जाता था और पिछले काफी समय से रूपल उससे सफाई को लेकर बात बात पर खरी खोटी सुना देती थी। उन दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। उस दिन भी वह फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया था और इससे पहले भी वह उनके फ्लैट में सफाई करने के लिए जाता रहता था। उसे मालूम था कि आजकल रूपल अकेली रहती है, उसकी कजिन घर गई हुई है। लेकिन रविवार के दिन उसकी नीयत खराब हो गई और उसकी पुरानी रंजिश भी थी। उसने कहा कि वह अकेली थी तो मैंने वहां जाकर रूपल से जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मेरा विरोध किया और चिल्लाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चाकू निकाला और उसे मार डाला। पुलिस के दिमाग में तमाम सवाल आ रहे थे। पहली चीज तो यह कि एक सफाई कर्मचारी अपने साथ चाकू लेकर किसी के घर सफाई करने क्यों जाएगा। दूसरी चीज कि एक सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाता है तो अपने साथ कपड़े चेंज करने के लिए दूसरा जोड़ा कपड़ा लेकर नहीं जाता। वह न सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा लेकर गया था बल्कि अपने साथ चाकू लेकर भी गया था। इसका मतलब यह सब कुछ प्री प्लान था। उसने माना कि रूपल को लेकर उसकी नीयत खराब थी और रविवार को वह इसी मकसद से गया था। अगर वहां विरोध होगा तो चाकू से उसे डराएगा। उसका मकसद सिर्फ उसे डराना था, परंतु जब वह चिल्लाने लगी तो वह डर गया और उसने चाकू से उसका गला काट दिया।
परंतु पुलिस को कपड़ों और चाकू से लगता है कि यह मर्डर प्री प्लान था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला कुछ दिन पहले का ही था। उसके बाद शुक्रवार 8 सितंबर को विक्रम अटवाल ने लॉकअप में ही अपनी पैंट से फंदा बनाकर खुद की जान ले ली। यहीं पर रूपल ओगरे की कहानी समाप्त होती है। इस केस को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यह मर्डर प्री प्लान था या फिर रूपल के चिल्लाने की वजह से उसने डर कर उसका कत्ल कर दिया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।